नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है। गुजरात में उत्साह का माहौल। 2 साल बाद धामधूम से नवरात्रि मनाई जाएगी। नवरात्रि में शक्ति उपासना और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। 9 दिन तक चलने वाली इस पूजा में शक्तिशाली तूफान फियोना पूर्वी कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत से टकराया। तट तक पहुंचते तूफान ने चक्रवात का रूप ले लिया है। तेज हवाएं चल रही है। इसके चलते बड़े बड़े पेड़ उखड़कर घरों पर गिर गए हैं। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। चक्रवात के चलते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जापान यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्हें जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के स्टेट फ्यूनरल में शामिल होना है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा कि चक्रवात फियोना का केंद्र भी अभी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में बना हुआ है। नोवा स्कोटिया प्रांत के अलावा प्रिंस एडवर्ड द्वीप पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। नोवा स्कोटिया में 4 लाख से अधिक और प्रिंस एडवर्ड द्वीप में 82,000 से अधिक घरों में बिजली कट गई है। मोबाइल सेवाओं पर भी इसका असर हुआ है। पहले इस तूफान के चलते कैरिबियाई द्वीप बरमूडा में भारी तबाही हुई थी। वहां कई लोगों की जान भी चली गई। बता दें कि बीते दिनों अटलांटिक महासागर में एक शक्तिशाली चक्रवात तूफान का केंद्र बना था। ये तूफान इस सीजन का 6ठा चक्रवात तूफान है और इसे जियोना नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोगों ने सवाल किए कि उन्हें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। उन्होंने कहा, चीतों के लिए एक टास्क फोर्स बनी है। यह देखेगी कि चीते यहाँ के माहौल में कितना घुल मिल पा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आप सबको कुछ काम सौंप रहा हूँ। इसके लिए माई गवर्नमेंट ऐप प्लेटफॉर्म पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों में कुछ चीजें साझा करने का आग्रह करता हूँ। पीएम ने लोगों से पूछा कि चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा, यह नामकरण अगर पारंपरिक हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और सांस्कृतिक परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों के नामकरण के बारे में भी सवाल किया। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हम इन सभी चीतों को नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें हर एक को किस नाम से बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लें। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे कई लोगों के पत्र भी मिल चुके हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बाबरपुर का नाम बदला जाएगा। मनोहर लाल सरकार ने गांव का नाम बदलकर श्री गुरु नानकपुर रखने की सिफारिश की थी। इसे मान्यता दे दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि नाम बदलने का काम अच्छा है। इतिहास में जो भी गलतियां हुई है उन्हें ठीक करना हर सरकार का काम होता है। लोगों की भावना अनुसार काम किया जाता है, इसलिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। सरकार उसको मान्यता देती है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत जिले के दौरे पर है। इस दौरान ही उन्होंने गांव का नाम बदलने की घोषणा की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलग से गठन को मंजूरी दी गई है। जगदीश जिंदा HDSPC के प्रधान भी बन गए हैं। इससे पहले प्रदेश के सिख समाज में खुशी का माहौल है, इसलिए सीएम ने आज पानीपत जिले में सिख समाज के लोगों के साथ पहली पातशाही और ईशाना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि संतों की जो शिक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का संतों द्वारा दिया गया उपदेश हमेशा कारगर साबित हुआ है। यह उपदेश पहले भी उपयोगी था, अभी भी उपयोगी है और हमेशा उपयोगी रहेगा। हरियाणा के 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए हरियाणा के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा मान्यता दे दी है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। अब हरियाणा के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों में कमेटियां गठित होगी। हर कमेटी एक्ट के अनुसार काम करेगी। विधिवत रूप से चुनाव भी होंगे। पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर पिछले 3 दिनों से बना हुआ विवाद अब खत्म हो गया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सुबह सवेरे ही पंजाब विधानसभा का सत्र 27 सितंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की मंजूरी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए 22 सितंबर को एक स्पेशल सेशन बुलाने की सिफारिश की थी।
लेकिन विपक्ष की ओर से इसे असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल को लिखा गया तो राज्यपाल ने सत्र बुलाने संबंधी दी गई मंजूरी को वापस ले लिया, जिससे पंजाब सरकार और राजभवन के बीच में विवाद खड़ा हो गया। राज्य सरकार का कहना था कि राज्यपाल को मंजूरी देकर वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए बाध्य है, लेकिन अगले दिन कैबिनेट ने 22 सितंबर के बजाय 27 सितंबर को एक और सत्र बुलाने की सिफारिश कर दी। एक विशेष सत्र न होकर रेगुलर सत्र के रूप में बुलाया गया, लेकिन राज्यपाल को भेजे गए पत्र में इस सत्र में क्या काम किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 27 सितंबर को सत्र बुलाने की मंजूरी देने से पहले राज्यपाल ने सरकार के सामने फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि उन्हें पहले यह बताया जाए कि सत्र में कौन से विधायी कार्य किए जाने हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मानहानि से जुड़े एक मामले में बेल दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पेशी के बाद सिंह को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। सिंह ने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए उनकी मानहानि का मामला नहीं बनता है। उन्होंने इसके अलावा आरएसएस की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से भी की है। उन्होंने ग्वालियर में आगे कहा, जो भी नफरत फैलाते हैं वे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएफआई के खिलाफ सरकारी एक्शन के बाद संघ के साथ विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। सूबे में पीएफआई पर लिए एक्शन को लेकर पत्रकारों से वह बोले, अगर हिंसा, नफरत और धार्मिक उन्माद फैलने वालों पर कार्रवाई की जाती है तब फिर संघ और विहिप पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जमा मानसून के बाद रनवे की मरम्मत और रखरखाव के काम के लिए मुंबई हवाई अड्डा 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIL के मुताबिक रनवे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। रनवे 14-32 और 9-27 पर मरम्मत और रखरखाव का कार्य होगा। IML के मुताबिक सभी एयरलाइंस पायलट और क्रू मेंबर्स को एयरपोर्ट बंद होने की सूचना दे दी गई है। मानसून को देखते हुए रनवे 14-32 के लिए रनवे एज लाइट्स एजरियल यानी कि एयरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट्स अपग्रेड जैसे अन्य प्रमुख कार्य किए जाएंगे। आमतौर पर हवाई यातायात कम होने पर रनवे को बंद किया जाता है। MIL के मुताबिक अन्य दिनों के मुकाबले 18 अक्टूबर को हवाई यात्रा करने वालों की संख्या भी कम है। MIL ने कहा कि मानसून के बाद रनवे का रखरखाव हर साल किया जाता है। यह यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सटीक और सावधानीपूर्वक प्रयासों के साथ ही कई गतिविधियों का हिस्सा है। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रविवार शाम तक 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक रहेगी। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगरी में पोस्टर वार देखने को मिला। जोधपुर शहर के चौराहे पर सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। चौराहों पर लगे होर्डिंग्स में ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते, वहीं नीचे लिखा है नवयुग की तैयारी। एक पूर्व पार्षद ने गहलोत के गहनगर में पायलट के पोस्टर लगवाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट के राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना संदेश लेकर भेजा है। इसके अलावा दोनों नेता विधायकों की राय से कांग्रेस आलाकमान को अवगत करवाएंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए इस अहम बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है और रविवार शाम 7 बजे जयपुर के मुख्यमंत्री आवास पर वो विधायक दल की बैठक लेंगे। सागर में नगरीय निकाय चुनाव के चलते कयापुर नगर परिषद और घटकोटा पूरे नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही चुनाव का रंग लोगों पर चढ़ने लगा है। प्रमुख दलों ने अपना प्रत्याशियों की जीत के लिए ताकत झोंक दी है। शनिवार को कयापुर नगर परिषद में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। सागर भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव शिरोठिया, नरियावली विधायक प्रदीप लाटिया ने कार्यकर्ताओं के साथ कयापुर नगर परिषद में महारैली निकाली। सभी 15 वर्गों के भाजपा पार्षद प्रतिपक्ष के साथ नगर में रैली के रूप में घर घर पहुंचे और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। रैली में ढोल नगाड़ों की थाप कार्यकर्ता सुनते रहे।
कलाकारों ने भी नृत्य की प्रस्तुति दी। चुनावी रैली में करियापुर चुनाव प्रभारी उमेश सिंह, चुनाव व्यवस्था प्रभारी अमित सिंह मकरोनिया, नगर पालिका अध्यक्ष मिहिलाल अहिरवार, मंडल अध्यक्ष दिलीप नायक, महामंत्री अशोक सिंह, मंडल अध्यक्ष कपिल कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सागर जिले की नागर पालिका खुराई, गटकोटा और नगर परिषद करियापुर में चुनाव चल रहे हैं। 27 सितंबर को मतदान होगा। मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव में जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में 37 साल बाद किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व वाली दूसरी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल रविवार को पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों के असंतोष तबादलों को लेकर किरकिरी जैसी चुनौतियों को पार किया तो एजेंडे पर भी लगातार आगे बढ़ने का संदेश दिया। जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और उत्साह से काम करने का भरोसा देने की कोशिश की है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ पहले कार्यकाल से शुरू अभियान में बुलडोजर का प्रहार योगी के पहले 6 मास से और ज्यादा दमदार दिखा। सरकार ने प्रभावी पैरवी से मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को पहली बार एक के बाद 1-2 मामलों में सजा दिलाई। तो उपद्रवियों एवं दुष्कर्मियों पर और शिकंजा कसने वाले तो कानून के निर्माण का रास्ता साफ कर कानून व्यवस्था व भयमुक्त समाज के आश्वासन पर कोई समझौता न करने का भरोसा दिलाया। सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में कई फैसले लिए तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जैसे कामों से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का संदेश दिया गया है। तो बाढ़ व सूखे को लेकर सीएम व सरकार की सक्रियता भी दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस ने एक बार फिर से भारत का खुलकर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावनाओं को देखते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। इससे पहले 31 अन्य देशों के साथ भारत ने एक संयुक्त बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की श्रेणियों में और अधिक विस्तार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारतीय समयानुसार शनिवार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित करते हुए आतंकवाद के साथ परोक्ष रूप से पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। वीएनजीए में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वर्ष 2022 भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से 130 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में सिपाहियों को दिवाली का तोहफा दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत करीब 20,000 जवानों का पदोन्नति दी जाएगी। जानकारी अनुसार 2010 और 2011 के बैच के कुल 37,000 जवानों में से खाली पदों के सापेक्ष लगभग 20,000 सिपाहियों की पदोन्नति की तैयारी है। इसके लिए सभी जिलों के दोनों बैच को पुलिसकर्मियों की चरित्र पंचिका मांगी गई है। जिलों की ओर से यह पंचिका उपलब्ध करा दी गई है। शेष को डीजीपी मुख्यालय से रिमाइंडर भेजा जा रहा है। सभी जिलों से डेटा मुख्यालय को उपलब्ध होने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को डेटा भेजा जाएगा। उत्तराखंड में पूर्व मंत्री बेटे के रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की मौत पर लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन उफान पर है। उत्तराखंड में अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने अंकिता की फोटो वाली तस्वीरें उठाकर इंसाफ की मांग की है। इससे पहले शनिवार को नाराज लोगों ने आरोपी पुल के तारे के साथ रिसोर्ट में आग लगा दी थी। घटना के विरोध में श्रीनगर शहर बंद है। इधर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई है। धक्का देने से पहले अंकिता को किसी भी भारी चीज से पीटा गया। अंकिता का परिवार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अंकिता का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ऋषिकेश एम्स में शनिवार को अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था। ऋषिकेश में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बात करते हुए कहा कि हम बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती। जिनकी हाईटेक कंपनी हुआवे चिप उत्पादन का अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश में है। इसके लिए उस वर्ष उसे चीन की कई घरेलू सेमीकंडक्टर कंपनियों से करार किया है। हुआवे एक समय दुनिया में स्मार्टफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन 2019 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया।
इस कारण कंपनी का बड़ा बाजार उसके साथ से निकल गया। तब से ये कंपनी उसके भंडार में पहले से मौजूद चिप पर ही निर्भर रही, लेकिन अब उसने खुद चिप बनाने की पहल कर दी है। वेबसाइट nikkei.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिप उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए हुआवे ने चीन की उस कंपनी के करार को याद जिन्होंने उनके ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। खबरों के मुताबिक ये कंपनी वहां कुछ मुख्य चिप का नया डिजाइन तैयार करने में सफल हो गई है। चीन सरकार देश से चिप निर्माता कंपनियों को बड़े पैमाने पर सहायता दे रही है। हुआवे ने भी अब इन कंपनियों की मदद शुरू कर दी है। वह धन मुहैया कराने, उत्पादन और कंपनी संचालन में उनकी मदद कर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने व वायरल करने से जुड़े मामलों में पुलिस ने अब अरुणाचल प्रदेश के सिलापास में तैनात भारतीयों के एक जवान को काबू किया। आरोपी की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है। केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। उन्होंने बताया कि आरोपों को लेकर वह टीमें वहां से निकल पड़ी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गत शनिवार को वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया था। साथ ही रात वहां पर जमकर बवाल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने करीब 11 घंटे तक विभिन्न चरणों में पूछताछ की थी। पूछताछ में आरोपी शाता ने दलील रखी थी कि उसने तो अपने दोस्त को ही अपना ही वीडियो भेजा था। कहीं एक अन्य नंबर के पास वीडियो कैसे पहुंचा उसे कुछ पता नहीं है। साथ ही उक्त नंबर वाला आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी गुजरात के मिशन पर निकलेगी। राज्य में चुनाव का ऐलान अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में संभवित है। उनके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उनकी गुजरात यात्रा का पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। कार्यक्रम के जल्द घोषित किया जाएगा। राज्य में चुनाव का ऐलान अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में संभवित है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम भी अगले कुछ दिनों में गुजरात आ रही है। ऐसे में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को मिशन गुजरात पर बुलाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि गुजरात में सांस्कृतिक पहचान गरबा में प्रियंका की उपस्थिति दर्ज कराए। दूसरा कार्यक्रम महिला सम्मेलन का रखा जा सकता है। साथ ही वे सरदार पटेल के गृह जिले आनंद में रोड शो करे। कांग्रेस की कोशिश है कि इसके जरिए मध्यम गुजरात में पार्टी को मजबूती दिलाई जा सके, क्योंकि यह कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 77वें सत्र को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही दोनों देशों पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बयानबाजी करके अपने करतूत नहीं छिपा सकता। उनका ये बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान के बाद सामने आया। भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बदलने के लिए 5 अगस्त 2019 को एक तरफा कदम उठाया। भारत के फैसले से समाधान और मुश्किल हो गया है। जयशंकर ने रूस यूक्रेन का जंग जिक्र करते हुए कहा, यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमसे पूछा जाता है कि हम किस पक्ष के बारे में हैं और हमारा जवाब हर बार सीधा और ईमानदार होता है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 5 दिन बाद थम गया है। गंगा का पानी शनिवार के मुकाबले रविवार 3 सेंटीमीटर कम हुआ है। सुबह से शाम तक हर घंटे 1 सेंटीमीटर का बढ़ाव शाम होते ही आधा हो गया और आधे सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। शनिवार की सुबह जलस्तर 66.66 मीटर रिकॉर्ड किया गया। पानी अब खतरे के बिंदु से लगभग 4 मीटर नीचे है। बनारस में गंगा का जलस्तर पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है, जिसमें रविवार की कमी दर्ज की गई। वाराणसी में गंगा चेतावनी हिंदू 70 मीटर और खतरे का निशान 71 है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रात 8 बजे जलस्तर 66.91 मीटर दर्ज किया गया। वहीं रविवार सुबह 6 बजे गंगा का जलस्तर 66.88 मीटर दर्ज किया गया। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर ही रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर ही रखा जाएगा। काफी समय से यह मांग उठ रही थी। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के बीच खींचतानी भी चलती रही है। हरियाणा की सरकार चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम मंगल सिंह के नाम पर रखना चाहती है। वर्ष 2007 में भगत सिंह के जन्म शताब्दी समारोह पर पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह करने की घोषणा की गई थी। एयरपोर्ट के नाम पर पंजाब हरियाणा के बीच विवाद बढ़ने पर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को मिल बैठकर मामला सुलझाने की हिदायत है।
इसके बाद अगस्त में चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाने पर पंजाब हरियाणा सहमत हो गए। सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह पंजाब की शान है। सूबा सरकार भी शहीद को प्रेरणा स्रोत बनाकर पंजाब के विकास पे काम कर रही है। कश्मीर में संभाग के जिला कुपवाड़ा के मछली सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मौके से 2 AK-47 राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे पहले शनिवार की रात दक्षिण कश्मीर में पुलवामा में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। फायरिंग में घायल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों के हमले में घायल मजदूरों की शिनाख्त बिहार के बेतिया जिले में शमशाद व फैजान कास्टी के रूप में हुई है। दोनों काम कर रत्नीपुर लौट रहे थे, तभी रास्ते में आतंकियों ने उन्हें रोककर गोली मार दी। खून से लथपथ होकर गिरने के बाद आतंकी भाग निकले। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वहीं 11 अगस्त को कश्मीर संभाग के बांदीपुरा में आतंकियों ने गैर स्थानीय नागरिक पर फायरिंग की थी। इस हमले में नागरिक को गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन जहां उपचार के दौरान उससे दम तोड़ दिया। अक्टूबर महीना शुरू होने के अब कुछ दिन बचे हैं, तभी अगर आपका अक्टूबर में बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो आपको इस महीने में पड़ने वाली बैंक की छुट्टियों का पता होना चाहिए। इस महीने दिवाली, नवरात्र और दशहरा सहित अन्य त्योहारों के चलते अलग अलग जगहों पर कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। हम आपको अक्टूबर तो बैंक की होली का लिस्ट बता रहे हैं। 22 से 24 अक्टूबर तक बैंक बंद, सभी जगह बंद रहेगा। 22 को शनिवार और 23 को रविवार होने के कारण बंद रहेगा। 24 अक्टूबर को दीपावली होने के चलते गंगटोक, हैदराबाद और इम्फाल को छोड़कर सभी जगहों पर बैंक का कामकाज नहीं होगा। गंगटोक में 4 से 9 अक्टूबर तक लगातार 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 4 से 5 को दुर्गा पूजा, दशहरा, महानवमी के चलते और 5 और 6 को दुर्गा पूजा, दशहरे होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आज को दूसरे शनिवार और 9 को रविवार है। ऐसे में लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।